यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। लेकिन ऐसा कब तक रहेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यूएस ने कुछ इंपोर्ट्स पे 50% तक के टैरिफ्स लगा दिए हैं। इसके कारण इंडिया को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करना पड़ रहा है। जब दुनिया का सबसे अमीर मार्केट बंद होने लगे तो एक्सपोर्ट्स किसे करें? इस सवाल का पार्शियल जवाब पिछले 3 सालों में दूसरे देशों के साथ अग्रेसिवली ट्रेड डील साइन करने में है। 2025 में ही हमने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या एफटीए साइन किए। लेकिन दुनिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स ईयू और एशियन के साथ हमारे डील्स या तो फंसे हुए हैं, नहीं तो ये अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि हमें इन देशों के साथ ट्रेड डील साइन करने में इतना समय क्यों लगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बस यूएस की डिमांड को मीट करने से ही सेटिस्फाइड थे। इस सवाल का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड या आसान नहीं है। इसके लिए हमें इंडिया का ट्रेड हिस्ट्री समझना होगा, इसके पास ट्रेड एक्सपेरिमेंट्स के लेसन्स भी समझने होंगे, और इस बार क्या अलग होगा ये भी समझना होगा। आज के इस वीडियो में हम यही करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के पहले ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट को समझेंगे, फिर हम इसका इम्पैक्ट समझेंगे। हम इंडिया के नए ट्रेड स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इंडिया के ईयू और एशियन के साथ डील्स के प्रोग्रेस भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का पहला ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट देखते हैं। इसके लिए हमें 2000 से शुरुआत करनी होगी। पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट इंपोर्ट टैरिफ्स के साथ इंडिया ग्लोबल ट्रेड से 1990s तक काफी अलग था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चीप फॉरेन इंपोर्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन मेंटेन करना अच्छा आइडिया नहीं था। इसी दौरान पूरी दुनिया के इकोनॉमीज अपने फैक्ट्रीज ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भेज रहे थे। ये रीजन्स ग्लोबल इकोनॉमी के सेंटर्स बन रहे थे। चाइना, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश दूसरों से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। हमें उनके मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ का फायदा उठाने का कोई तरीका ढूंढना था। इसीलिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया। इसका गोल इंडिया को इन प्रोडक्शन नेटवर्क्स में ट्रेड के थ्रू इंटीग्रेट करना था। इसीलिए 2000s में इंडिया ने अलग अलग एशियन कंट्रीज के साथ बहुत सारे ट्रेड डील साइन किए, जैसे श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड एटसेट्रा। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वेस्टर्न डिमांड में वीकनेस आई थी, तो इंडिया को दूसरे एक्सपोर्ट आउटलेट्स ढूंढने पड़े। 2009 से 2011 तक हमने साउथ कोरिया, जापान और एशियन ब्लॉक के साथ हमारे कुछ सबसे जरूरी ट्रेड डील साइन किए थे। ये एशिया फोकस्ड इंटीग्रेशन पे एक बड़ा, केयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक बेट था, और कुछ समय के लिए ये एक सही मूव भी लग रहा था। लेकिन इस डील का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। ट्रेड में सरप्लस तो दूर की बात है, इंडिया ने बैलेंस ट्रेड भी अचीव नहीं किया, बल्कि हमारे नए एफटीए पार्टनर्स के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गए। इंडियन एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन इंपोर्ट्स इनसे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। एशियन के साथ इंडिया के इंपोर्ट्स 2010 टू 2018 में 79% बढ़ गए। इस सेम पीरियड में एशियन के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स बस 39% बढ़े थे। 2010 में एशियन के साथ डील साइन करने के बाद से हमारा ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया था। साउथ कोरिया और जापान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब ट्रेड डेफिसिट कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एफटीएज इंडिया को एशियन वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने का टारगेट मीट नहीं कर पाए। इंडियन पॉलिसीज में भी ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए जिससे इन ट्रेड डील से हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कोई फायदा हो। जब ये पता करने की कोशिश की जाती है कि ये ट्रेड डील्स इंडिया के इनिशियल ऑप्टिमिज्म को मैच क्यों नहीं कर पाए, स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण थे, तो कोई एक या दो कारण पॉइंट आउट करना मुश्किल है, लेकिन हम सबसे जरूरी पॉइंट्स पे अभी पहले फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि हम कौन से गुड्स ट्रेड कर रहे थे। एशियन ब्लॉक के साथ डील का सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था कि इंडिया एशियन ब्लॉक से इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सस्ते मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट कर रही थी और खुद का डोमेस्टिक सप्लाई बिल्ड नहीं कर रही थी। साथ ही साथ हम इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाने के रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट मटेरियल्स एशियन को सप्लाई कर रहे थे। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एशियन से आने वाले इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा तो थे, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा कोल और एडिबल ऑयल जैसे कमोडिटीज थे। हमने पहले भी ये कवर किया है कि हम अपने एडिबल ऑयल नीड्स का ज्यादातर हिस्सा मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। कमोडिटी प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं और एफटीए का इस पर बहुत कम कंट्रोल होता है। तो जब कोल और पाम ऑयल प्राइसेस बढ़े, तब हमारे ट्रेड डेफिसिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। ट्रेड डील्स के फेल होने का दूसरा कारण ये था कि हमारे ज्यादातर डील्स में सर्विसेज ट्रेड इंक्लूडेड ही नहीं थे, जैसे आईटी, नर्सिंग एक्सेट्रा। इन सेक्टर्स में इंडिया के पास एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेकिन ये एफटीएज में या तो बहुत कम या नहीं इंक्लूड हुए थे।
साथ ही साथ वीजा रिस्ट्रिक्शंस और म्यूचुअल रिकॉग्निशन और क्वालिफिकेशन की कमी के कारण इंडिया अपने प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाई थी। इन डील्स के सक्सेसफुल ना होने का एक और कारण ये था कि नॉन टैरिफ बैरियर्स या एनटीबीज को एड्रेस नहीं किया गया था। डील्स के थ्रू टैरिफ्स कम तो कर दिए गए थे, लेकिन फार्मा और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे इंडियन एक्सपोर्ट्स को स्ट्रिक्ट क्वालिटी रेगुलेशन से डील करना पड़ रहा था। शायद इसीलिए एफटीए होने के बावजूद इंडिया के जापान जाने वाले एक्सपोर्ट्स बार बार रुक जाते थे। और तो और हमारे एंड से ट्रेड पॉलिसी के साथ साथ सही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज डेवलप नहीं हुई थी। इंडियन फर्म्स के पास नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए अवेयरनेस ही नहीं था। इनफैक्ट इन एफटीएज में इंडिया ने स्ट्रिक्ट लोकल सोर्सिंग रूल सेट किए थे। इसके कारण डोमेस्टिक एमएसएमईज को बहुत ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट से डील करना पड़ता था। ये एफटीएज प्राइवेट प्लेयर्स से बिना कंसल्ट किए भी बनाए गए थे। इसके कारण भी एक डिस्कनेक्ट बन गया था। और भी कई रीजंस थे जिन्हें हम बस मेंशन करेंगे। जैसे इंडिया को डर था कि चाइना एशियन ब्लॉक के थ्रू अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स डंप करता था। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि इंडिया और एशियन के ट्रेड्स एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं करते थे। मतलब दोनों एंटिटीज एक दूसरे की जरूरत की चीजें प्रोड्यूस ही नहीं करते थे। इसके कारण इन दोनों के बीच ट्रेड अलाइनमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन कारण कोई भी हो, लेट 2010s तक इसका एंड इफेक्ट दिखने लगा था। एफटीएस को लेके डाउट्स बनने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि एफटीएस एक खराब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट थे और ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे थे। इनफैक्ट 2020 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अगर कोई इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन को देखे तो वो ये नहीं कह सकते कि इसे एफटीएस से कोई भी फायदा हुआ है। इसलिए 2019 में इंडिया ने आरसीईपी या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से एग्जिट करने का डिसीजन लिया। आरसीईपी 15 एशिया पैसिफिक देशों का एक ट्रेड ब्लॉक है, लेकिन ऐसा करने से इंडिया के लिए ईस्ट एशियन सप्लाई चेन में खुद को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो गया। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। लेकिन 2022 तक एक नया ट्रेड स्ट्रैटेजी बनने लगा जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस से शेप हो रहा था। ये ऐसे पार्टनर्स को तेजी से और स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करने पे फोकस करता है जिसके ट्रेड इकोनॉमी इंडिया के ट्रेड इकोनॉमी को कंप्लीमेंट करे। एशिया पे फोकस करने के बाद इंडिया अब गल्फ और यूरोप के साथ वेस्ट पे फोकस कर रही है। ये एक्ट वेस्ट स्ट्रैटेजी हमारे 2005 के लुक वेस्ट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है। ये हमारा इकोनॉमिक लॉजिक और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट दिखाता है। इकोनॉमिक साइड पे इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एशियन एक्सपोर्टर्स की जगह वेस्टर्न इकोनॉमीज को बेहतर कंप्लीमेंट कर सकती है। जियोपॉलिटिकल एंगल से जो वेस्टर्न इकोनॉमीज चाइना से डी रिस्क करना चाहते हैं उनके लिए इंडिया एक ल्यूक्रेटिव पार्टनर हो सकता है। और तो और एफटीएज अब बस टैरिफ्स कम करने का तरीका नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की जगह इंडिया के बड़े मार्केट्स एक्सेस करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये डील्स पुरानी गलतियां भी अवॉइड कर रहे हैं और एनटीबी से डील कर रहे हैं और सर्विसेज ट्रेड का फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे 2022 के इंडिया यूएई एफटीए का एग्जांपल लेते हैं। ज्यादातर एफटीए नेगोशिएशंस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये डील बस 88 डेज में नेगोशिएट कर लिया गया था। दोनों कंट्रीज के नीड्स भी अलाइंड थे। यूएई ने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स कम किए। इंडिया ने पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स और दूसरे गुड्स में कंसेशंस दिए। और तो और इंडिया ने पहली बार अपना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट किसी फॉरेन पार्टनर के लिए ओपन किया। इंडिया ईएफटीए अग्रीमेंट भी देखें तो इसमें अगले 15 सालों के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है। इंडिया ने इस ट्रेड डील के थ्रू पहली बार बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस सिक्योर किया है। ऐसे ही पिछले 3 सालों में हमने ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी डील साइन किए हैं। और तो और इंडिया का बार्गेनिंग पोजीशन भी इंप्रूव हुआ है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में लीडर्स बन रहे हैं। इससे हमें इन डील्स में बेहतर लेवरेज मिलता है। लेकिन इन सारे डील्स के बावजूद इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं। इनमें से पहला है इंडिया ईयू डील। पूरा ईयू हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और 10 सालों के एक फ्रीज के बाद 2022 में ईयू के साथ ट्रेड टॉक्स वापस शुरू किए गए थे। दोनों के कुछ सेम कंसर्न्स हैं, जैसे यूएस ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी, चाइना से हेजिंग की जरूरत एटसेट्रा। एक्ट वेस्ट पॉलिसी ऐसे ही डील्स अचीव करना चाहती है। लेकिन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सिमिलर होने के बावजूद इस डील का इकोनॉमिक लॉजिक अभी भी थोड़ा मुश्किल है। जैसे यूरोप का सीबैम या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक चैलेंज है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि सीबैम इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम पे ऐसा टैक्स लगाता है जो इंडिया को अनफेयर लगता है। हम दोनों मटेरियल्स के दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन ईयू के हिसाब से ये एक जरूरी डिसीजन है जिसके थ्रू ये अपने ग्रीन इकोनॉमी एम्बिशंस पूरे करना चाहता है और ये इसे बदलने नहीं वाले। हमारा सर्विसेज ट्रेड भी एक चैलेंज है। इंडिया चाहती है कि ईयू मेडिसिन, अकाउंटिंग और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजाज इजी बनाए, लेकिन ईयू के मेंबर नेशंस की इमिग्रेशंस पे राय नहीं मिलती।
इस सेम इशू ने 10 साल पहले भी इस डील को रोक दिया था और ये अभी भी एक चैलेंज है। इंडिया ने एशियन के साथ भी टॉक्स वापस शुरू किए हैं। इंडिया स्ट्रिक्टर रूल्स चाहती है ताकि चाइनीज गुड्स एशियन ब्लॉक के थ्रू इंडिया ना भेजे जा सके, टैरिफ एसिमेट्रीज भी हट जाएं और इंडियन सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बेटर एक्सेस मिल सके। इंडिया एशियन के साथ अब बेहतर टर्म्स पे शायद जल्द ही एक डील क्लोज कर लेगी। आखिर में आता है यूएस। इंडिया का यूएस के साथ कोई एफटीए नहीं है और हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर होने के बावजूद कई सालों से ट्रेड डील्स की बात ऑन एंड ऑफ चल रही है। लेकिन रीसेंट टैरिफ्स के अलावा पिछले कुछ सालों में यूएस का ट्रेड में स्टैंस काफी स्ट्रिक्ट रहा है। जैसे 2019 में यूएस ने इंडिया के प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट्स हटा दिए थे। यूएस के साथ नेगोशिएशंस में वो अपने अनफेयर बार्गेनिंग पावर का यूज जरूर करेगा। इससे इंडिया और यूएस का सिचुएशन बहुत अनसर्टेन हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपने ऑनगोइंग ट्रेड डील्स में सक्सेसफुल होगी? इन ट्रेड डील्स के कारण आप कौन से सेक्टर्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।